मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल, अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय 4, कार्बन एवं उसके यौगिक में हम आज अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को लेकर के, और उसमें भी विशेष रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं दहन की प्रक्रिया को लेकर के। जैसा कि शाब्दिक अर्थ है दहन, दहन का अर्थ होता है जलाना, और जलाने के लिए हम सबको पता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन अपितु खुद नहीं जलती है, लेकिन वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। यहाँ हम कार्बन, कोक या कोयले का दहन करके देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऐसी स्थिति में यदि कार्बन या कोक या कोयले का हम दहन करते हैं, जलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसा कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं। यह अभिक्रियाएं दे रखी हैं, दहन की समीकरण है तीनों। फर्स्ट में कार्बन या कोयले को जलाया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलाने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ CO2 और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार से मेथेन, जो गोबर के अंदर जो गैस होती है, मीथेन गैस होती है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो दो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है, साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसे ही CH3CH2OH, इसका मतलब हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को जब ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है तो वही बनेगा जो मेथेन के दहन से बनता है, CO2 और जल, और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन की कुछ क्रियाओं को लेकर के हम प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे एक स्पेचुला में एक एक करके कुछ कार्बनिक यौगिकों जैसे नेप्थेलीन है, कैंपर है, अल्कोहल है, उसको लेकर के जला सकते हैं और हम प्रयोग को अवलोकन भी कर सकते हैं। तो दहन की जो प्रक्रिया हमने देखी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, तो सारी की सारी प्रक्रियाएं ऑक्सीकरणीय अभिक्रियाएं हैं, जो कि हम पिछले अध्याय फर्स्ट पार्ट में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसे सुनिश्चित की जाए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जब हम इसको जलाकर देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को, तो ऐसी स्थिति में वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो काली धुएं के साथ जलता है, जिसे हम परीक्षण करते हैं तो ये कजली ज्वाला देता है। तो जो हाइड्रोकार्बन कजली ज्वाला के साथ जलते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं, और जो कजली ज्वाला के साथ ना जल करके स्वच्छ ज्वाला देते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इनके अपूर्ण दहन होने पर ही संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से कजली ज्वाला का निर्माण होता है, क्योंकि ऐसे ईंधन का अपूर्ण दहन होता है जिससे वो कजली ज्वाला के साथ जलता है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। पेट्रोलियम और कोयले का दहन करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है, और इनके दहन के फलस्वरूप जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, यानी NO2 और SO2 का निर्माण हो जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए प्रदूषणकारी हैं। SO2 तो यहाँ तक कि अम्ल वर्षा के लिए काफ़ी कुछ जिम्मेदार है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं से हुआ है। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा बायोमास से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न और अन्य पौधों के जो अवशेष थे वो ज्वालामुखी फटने के कारण धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए, उथल पुथल हुई पृथ्वी की, और धीरे धीरे वो कोयले के अंदर बदल गए। ऐसे ही तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्री तल में डूब गए और गाद से ढक गए। इन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया यानी जीवाणु का आक्रमण हुआ, जिससे प्रबल दाब के कारण तेल और गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच जो गाद थी नीचे की तरफ वो दब करके चट्टानों का रूप धारण कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे कि 4.5 में क्रियाकलाप दे रखा है। इसमें हम एक प्रणाली में लगभग 3 ml एथेनॉल लेते हैं और उसे जल उष्मक में सावधानी से गर्म करते हैं। इसमें थोड़ा सा 5% एक एक बूंद करके सारी
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डालते हैं। अब हम इसमें रंग का अवलोकन करते हैं। अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गायब क्यों हो जाता है, इसका हम परीक्षण करते हैं। तो दहन करने पर, जलाने पर कार्बनिक यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, यानी ऑक्सीकरण करके उनका ऑक्सीकृत कर सकते हैं। जैसे एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। जैसे एल्कोहल दे रखा है CH3CH2OH, ये एल्कोहल का सूत्र है। यहाँ पर हम क्रिया करवा रहे हैं, एक तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है और इसको उष्मा दे रहे हैं, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको उष्मा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति हमें हो रही है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। जैसे क्षारीय KMnO4 है, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। उन पदार्थों को ही हम ऑक्सीकारक कह देते हैं। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। तो इन सभी पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये एक ऑक्सीकारक है जो ऑक्सीजन दे करके एथिल अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। इस प्रक्रिया में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट भाग ले रहा है और उनको दहन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरणीय अभिक्रियाएं कहलाती है एक तरह से। तो हम कार्बनिक यौगिकों को कुछ ऑक्सीकारक एजेंट डाल करके हम उनका ऑक्सीजन के रूप में बदल करके एक ऑक्सीजन और ऐड करके हम उसको अम्लों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल को जैसा कि हमने अम्ल के रूप में परिवर्तित किया। थैंक यू। इसके बाद में हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे कुछ अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें पहली संकलन अभिक्रिया होगी, उसके बाद में नेक्स्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट लेंगे फिर हम एथेनॉल के गुणों के बारे में।